नमस्कार साथियों, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जो भी आपका काम है उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, कल हम लोग नहीं मिल पाए थे, इसी कारण हम लोग आज दोनों दिन के जो करंट अफेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट, जो दोनों दिन की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। आज 1 जुलाई है, कल 30 जून थी। मैंने कोशिश की है कि मैं इन दोनों दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो आपके सामने एक साथ ला सकूं। हम ज़्यादा समय ना लेकर उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आज का जो पहला पॉइंट है मित्रों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आज एक पॉइंट हुआ था। उसमें जो आपकी कंट्री के अटॉर्नी जनरल हैं मिस्टर के वेणुगोपाल, इनको फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर लिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं फिर से का उपयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी जो फिलहाल प्रेजेंट में थे, इनसे पहले भी यही थे। 29 जून 2020 को, माने आज अगर 1 तारीख है तो परसों जो दिन निकला है उस दिन हमारी कंट्री के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनको पुनः नियुक्त किया है। इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है साथियों, वो कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है? वो 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये लगे कब थे? ये 30 जून 2017 को पहली बार इन्हें एज अटॉर्नी जनरल आपकी कंट्री का नियुक्त किया गया था और ये 15वें अटॉर्नी जनरल थे भारत के। सवाल ये आता है छोटा सा कि इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो हमारी कंट्री के, हमारे देश के अटॉर्नी जनरल थे, उनका नाम था श्री मुकुल रोहतगी। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है। आज के दूसरे मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं, मुख्य करंट अफेयर की चलते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश हमारे देश का एक बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में एक योजना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है, जिस योजना का नाम है, या जिस अभियान उसको कह सकते हैं, किल कोरोना अभियान। अब इस अभियान की खासियत क्या है? क्या इसकी, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये आज ही स्टार्ट किया गया है। आज माने 1 जुलाई 2020 से इसका प्रारंभ है। आज से शुरू किया गया है, ऑफिशियली वर्क इस पे स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या किया जाएगा, मैं इसके बारे में संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस सर्वे के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे होगा। डोर टू डोर एक सर्वे होगा। इसमें होगा क्या कि अभी तक मध्य प्रदेश में पर 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोगों पर जो कोविड-19 की जो कोरोना महामारी ये चल रही है, इस वायरस का जो परीक्षण है पर 10 लाख लोगों पर, वो 4000 लोगों का है। पर 10 लाख लोगों पर 4000 लोगों का टेस्ट हो पा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत इस क्षमता को दोगुना करना है, डबल करना है। तो अब जो डोर टू डोर सर्वे स्टार्ट किया गया है, इसमें पर 10 लाख पर 8000 टेस्ट करने का टारगेट लिया गया है। इसकी टेस्टिंग क्षमता को दोगुना करने का इस अभियान के तहत निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। तीसरे मुख्य करंट अफेयर की तरफ चलेंगे साथियों। देखिएगा, आज 1 जुलाई है साथियों। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, आज हमारे देश में राष्ट्रीय, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए हो सकता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए साबित हो सकता है। 1 जुलाई को आज हम राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, इस बार का राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में जो ये महामारी चल रही है, अगर हम कुछ मुख्य लोगों की गिनती करें कि इस पूरे विश्व में इस समय किन किन लोगों ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, तो उन सब लोगों में जो सबसे अग्रणी स्थान होगा, जो सबसे आगे का स्थान होगा, वो इन्हीं का होगा, उन चिकित्सकों का होगा जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस पूरे समय में लोगों का साथ दिया है। वो भगवान बनकर हमारे सामने आए हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको क्यों मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाना स्टार्ट किया है, किसकी याद में इसको बनाया जाना स्टार्ट किया। तो साथियों, इसको बनाया गया था
हमारे देश में एक पूर्व में एक चिकित्सक तथा वो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था डॉक्टर बिधान, ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनकी याद में इस दिन को बनाया जाता है। इनके सम्मान में इस दिन को बनाया जाता है और इनको भारतीय चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इनके बारे में एक संयोगवश बात यह है कि इनका जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन हुए थे। इनका जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन। ये कोई करंट अफेयर की चीज़ नहीं है जन्म और मृत्यु वाली, लेकिन वैसे ही मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं साथियों। आज का जो मुख्य अगला बिंदु है वो क्या है साथियों? आज एक और दिवस है, नहीं वो कल था, वो 30 जून को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं साथियों इंटरनेशनल, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है। इस दिन का क्या रिलेवेंस है मैं आपको बता देता हूं। पूरे विश्व में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, जैसा कि हमारी कंट्री में है, उन सारी पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट तो क्या काम करती है आप सब जानते होंगे कि किसी भी देश में जितने भी जनहित के कार्य होंगे या उनसे रिलेटेड जितने भी नियम होंगे, कानून होंगे, उन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एक देश में हो सकती हैं, उन सब का जो क्रियान्वयन होता है वो किसी भी देश की पार्लियामेंट में होता है। तो उन्हीं सारे कामों को चिन्हित करने के लिए, उन देश की पार्लियामेंट्रियों के कामों को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म। साथियों मैं यहाँ पर आपको एक मुख्य चीज़ बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, आप लोग देखिएगा शायद आपको कुछ नया पता चले। ये शब्द आता है इंटरनेशनल डे, इसका मतलब क्या होता है? शायद हम लोगों के दिमाग में इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है, देखिएगा कि क्या आपकी वो कन्फ्यूज़न मैं दूर कर पा रहा हूँ या नहीं। जब हमारे दिमाग में साथियों जब हम सुनते हैं कहीं पर इंटरनेशनल, तो उसका मतलब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल डेज का मतलब ये नहीं होता है। जो इंटरनेशनल डेज होते हैं साथियों, जितने भी इंटरनेशनल डेज होते हैं वर्ल्ड में, इंटरनेशनल डेज जितने भी होते हैं साथियों, इंटरनेशनल डेज का मतलब होता है वो सारे दिवस, वो सारे डे जो 2 या 2 से अधिक देशों में मनाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक देशों में मनाए जाते हैं, उन सभी दिनों को हम इंटरनेशनल डेज कहते हैं। तो क्या इसका मतलब सर अगर हम वो कोई डे जो सिर्फ 2 ही देशों में मनाया जाता हो उसको इंटरनेशनल डे कहेंगे? हाँ, वो सारे दिन जो इंटरनेशनल मतलब जो एक या एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी देशों में मनाए जाते हैं उन सबको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे। आई होप साथियों आपको एक नई चीज़ पता लगी होगी, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, देखिएगा। अगला बिंदु देखते हैं साथियों। आज का जो अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है वो है कि हमारे देश में एक राज्य ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है साथियों, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। क्या आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट किस राज्य ने स्टार्ट किया है, या प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत? प्रोजेक्ट प्लेटिना स्टार्ट किया है साथियों महाराष्ट्र ने। जानते हैं हमारे देश का एक राज्य है महाराष्ट्र, उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी? आप जानते हैं कि इस महामारी में हमारे देश में सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या अगर किसी राज्य में है तो वो राज्य बना है महाराष्ट्र। बहुत ज़्यादा आप उसको कह सकते हैं कि पूरा राज्य बहुत बुरे तरीके से उसकी चपेट में आ गया है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट, जो प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट सेंटर सबसे बड़ा दुनिया का, वो महाराष्ट्र में बना है।
प्लाज्मा आप जानते हैं, प्लाज्मा को कोविड-19 के उपचार के लिए, इसके उपचार करने के लिए किसी एक इम्पॉर्टेंट टर्म की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि चूंकि इसकी दवाई अभी तक नहीं मिली है, तो प्लाज्मा टेक्निक के थ्रू भी लोगों का उपचार किया जा रहा है। इसी के साथ में आपको महाराष्ट्र की बात चली है तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बता देता हूं साथियों कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है, भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल कॉस्ट, सारी चीज़ें, मतलब उनका वो कितने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या मजबूत हैं, भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की योजना बनाई है। पूरे राज्य में सभी को मुफ्त बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अभी हाल ही में आपके देश में आप लोगों ने सुना होगा, हमने एक डे बनाया था साथियों जिसका नाम था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हिंदी में लिख देता हूं, आप जानते होंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सवाल आता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या भैया? आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का नाम जरूर सुना होगा। आप सब लोग जिनसे मैं परिचित हूं, शायद वो कहीं ना कहीं, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपने अपने स्कूल की बुक्स में स्टैट का नाम सुना होगा, जहां पर आप मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ते हैं, रेंज के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ के साथी हैं तो आप लोगों ने तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सुन रखा होगा। हाल ही में 29 जून को हर साल हमारे यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ये बनाया किसकी याद में जाता है, मतलब किस को सम्मानित करने के लिए या किसके नाम पर ही मनाया जाता है? एक सांख्यिकी रहे थे, भारतीय सांख्यिकी रहे थे साथियों, जिनका नाम था पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस ये एक भारतीय सांख्यिकी रहे थे साथियों। इनको सम्मानित करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए हम अपने देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का आयोजन करते हैं। अब इन्होंने क्या ऐसा किया था? इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया था? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये विश्व में या विश्व मान्यता, जिनको पूरे वर्ल्ड की तरफ से मान्यता मिली थी, विश्व मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सांख्यिकी थे। विश्व में जिनको, पूरे वर्ल्ड में जिनको मान्यता मिली थी। ISI, आपने नाम सुना होगा, हम कहते हैं कि ISI सर्टिफाइड है या नहीं चीज़ें, या फिर जो स्टैटिस्टिक्स का जितना भी डाटा होता है वो सब ISI के थ्रू निकाला जाता है। उसके भी जनक यही थे, उसके भी जनक यही थे, इनको कहा जाता है। अब साथियों यहाँ था, हमने पढ़ा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम जैसे नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, इसी तरीके से हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे भी बनाते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाते हैं और ये हर वर्ष 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। साथियों अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। अभी हमने कुछ पॉइंट पहले पढ़ा था, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। यहां पर हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। तो क्या कुछ फर्क होता है इंटरनेशनल डे में और वर्ल्ड डे में? मैंने आपको वहां इंटरनेशनल डे के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी साथियों। मैं आपको यहां पर वर्ल्ड डे के बारे में और बता देता हूं, आपको कुछ नई चीज़ शायद पता लगे। हमने जब अब यहाँ पर अभी इंटरनेशनल डे की बात करी थी साथियों, तो वहाँ का मतलब क्या था? जो दो से ज़्यादा कंट्रीज में जितने भी डे बनते हैं उनको इंटरनेशनल डे कहा जाता है। इसके अलावा साथियों जो वर्ल्ड डे होते हैं, जितने भी वर्ल्ड डेज होते हैं वो होते हैं साथियों जो पूरे दुनिया में, जो दुनिया का हर देश लगभग उन वर्ल्ड को सेलिब्रेट करता है। और एक होते हैं नेशनल डेज, वो तो आप जानते ही हैं, किसी भी देश के जो पार्टिकुलर डे होते हैं उनको हम नेशनल डेज कहते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी साथियों। अगला पॉइंट आप सबके सामने लेकर आता हूँ दोस्तों, देखिएगा, आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि ऐसा कौन सा देश है, कौन से देश ने अभी हाल ही में घोषणा की है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड कि वो 2023 तक अपने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक के लिए ले जाएगा।
अंतरिक्ष की सैर के लिए ले जाएगा? किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2023 तक अपने विजिटर्स को, अपने पर्यटकों को स्पेस वॉक तक ले जाएगा? आप बताइए, आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा बहुत, तभी कई खबरों में रहा था, या आप लोग अगर पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए। सर वो कंट्री है रशिया। रशिया ने ऐलान किया है कि वो 2023 तक अपना पहला पर्यटक स्पेस वॉक पर ले जाएगा। जिस तरह से साथियों हमारी स्पेस एजेंसी है, आप लोगों ने सुना होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह के रशिया की भी एक स्पेस एजेंसी है, और उस रशिया की स्पेस एजेंसी की एक पार्टनर एजेंसी है, स्पेस एजेंसी का पार्ट ही है, जिसका नाम है साथियों रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन। रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन एनर्जिया, रशिया का ही एक कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा है ये एनर्जिया, उसके नाम पर ये पूरी संस्था है वहाँ की, जो अमेरिका की मदद से, मतलब रशिया किसके साथ, अमेरिका के साथ उसने एक हस्ताक्षर किया है समझौते पर कि ये अपना 2023 तक अंतरिक्ष में अपना पहला पर्यटक भेज देंगे। साथियों मैं मानकर चल रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि हम कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं। मैंने छांट कर जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकते थे वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आशा है आप सब लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर आप सबको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, या आपको लगता है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कहीं भी किसी भी रूप में महत्वपूर्ण है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप खुद भी उसको देखें। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझ पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हम आगे तक जाएंगे, साथ में जाएंगे, आप देखिएगा। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा। अगली खबर ये है, आप जानते हैं कि हमारे राज्य, मतलब जिसमें हम रहते हैं यूपी की जो गवर्नर है, जो हमारे यूपी की राज्यपाल हैं, वो कौन है साथियों बताइए? श्री आनंदीबेन पटेल हमारे राज्य की वो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। इनको, आनंदीबेन पटेल को साथियों अभी एक भारतीय राज्य का और अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, गवर्नर का। आपको ये बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसका इनको अतिरिक्त प्रभार देकर गवर्नर बनाया गया है। साथियों अगर आपको मालूम है तो आप मुझे बताइए। मैं बता देता हूं साथियों आपको कि सर वो राज्य है मध्य प्रदेश, जिनका इनको अतिरिक्त प्रभार देकर गवर्नर बना दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? मध्य प्रदेश के गवर्नर कहाँ थे साथियों? जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है, अच्छा मैंने इस वीडियो के अंत में आप सबके लिए एक क्वेश्चन रखा है। मेरे जो भी साथी इस वीडियो को यहाँ तक देखें उनके लिए अंत में एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ उस क्वेश्चन का आप ढूंढें, आंसर ढूंढें और मुझे कमेंट में करें। कल हम उस क्वेश्चन के आंसर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मध्य प्रदेश का बनाया, मध्य प्रदेश का क्यों बनाया है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कहाँ गए? मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं बच्चों, वो हैं लालजी टंडन, श्री लालजी टंडन। उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही है, इसीलिए उनको पहले वहाँ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है श्री आनंदीबेन पटेल जी को, और वो अभी वहाँ की भी मुख्यमंत्री हैं। साथियों मध्य प्रदेश की बात चली है, मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक योजना स्टार्ट की है। मध्य प्रदेश ने साथियों हाल ही में एक योजना स्टार्ट की है, जिस योजना का नाम है प्यारे बच्चों जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना। इस जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को मास्क बनाने, जैसे अभी घर में सब महिलाएं बैठी हुई हैं, सब कुछ लॉकडाउन की वजह से खराब हो गया है, उनको मास्क बनाने का टारगेट दिया गया है कार्य। वो बना तो रही थी, उनको पर मास्क के साथियों 11 रुपये के हिसाब से सरकारी खरीद हो गई है, कि जो लेडीज़ घर पर मास्क वगैरह बना रही हैं उनको पर मास्क के हिसाब से 11 रुपया दिए जाएंगे। सरकार की एक योजना बनी है जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा साथियों अगला मुख्य पॉइंट क्या होने वाला है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं साथियों। अगला बिंदु है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। सर एक लिस्ट चाहिए है भाई, दुनिया के जो टॉप 30 स्टार्टअप्स की एक सूची आई है। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप्स की स्टार्टअप इकोसिस्टम, या फिर आप इसको कह सकते हैं दुनिया के जो टॉप 30 स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स हैं, मतलब जिन्होंने अपनी जल्दी ही पूरा ये सिस्टम खड़ा कर लिया है, बहुत जल्दी से पूरे वैश्विक स्तर पर अपना नाम कमा लिया है, या फिर इसको हिंदी में कह सकते हैं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की एक सूची आई है, एक लिस्ट आई है साथियों। उस लिस्ट में आपके देश का मात्र एक शहर शामिल हुआ है, जिस शहर का नाम है साथियों बेंगलुरु। बेंगलुरु को दुनिया की टॉप 30
जो स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र है, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं, उनमें शामिल किया गया है। और बैंक टॉप 30 में इसकी कौन सी रैंक है? इसकी 26th रैंक आई है। इन 26th रैंक्स में से साथियों जो चीज़ें हमें देखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने कुछ हो सकती हैं, मैं बताता हूँ आपको बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर को हमारे देश का स्टार्टअप कैपिटल भी कहा जाता है, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। आपका क्वेश्चन बन सकता है ये भी कि बताइए हमारे देश का स्टार्टअप कैपिटल किस सिटी को कहा जाता है? तो सर उसको हम बेंगलुरु को अपने देश का स्टार्टअप कैपिटल कहते हैं। आशा है आप सबको बात समझ में आ रही होगी, आप सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। अगले इंपॉर्टेंट बिंदु की तरफ चलते हैं। मानकर चल सकते हैं आप लोग कि एक आखिरी पॉइंट है आज का, मैं उसको जल्दी से डिस्कस कर देता हूं। देखिएगा, आपने अभी सुना होगा कि पूरे विश्व में तो खैर नहीं, हमारे आसपास ही सबसे पहले पाकिस्तान में टिड्डियों का हमला हुआ था। टिड्डियों का लगातार हमला हो रहा है और वो हमला हमारे देश में भी आ गया है। और बड़ी चिंता का विषय मेरे जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ये बनता जा रहा है, क्योंकि ये उनकी पूरी सारी की सारी फसलों को खराब कर रहा है। अब हमने टिड्डियों के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि टिड्डियों को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी की ओर कर रहे हो, आप सामान्य विद्यार्थी भी हो सकते हैं, आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। टिड्डियों को साथियों ड्रोन से नियंत्रित करने वाला, ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हमारा देश भारत। दुनिया का पहला देश बन गया है जो टिड्डियों को ड्रोन से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि ड्रोन से हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं सर? तो टिड्डियों को ड्रोन से नियंत्रित करने का मतलब क्या है साथियों, कि कैसे नियंत्रित कर रहे हैं कि इस ड्रोन से एक स्प्रे किया जा रहा है जिसका नाम है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, इस ड्रोन की मदद से इस स्प्रे को छिड़काया जा रहा है जो कि उनको खत्म करने के काम में आता है। अब सवाल यह आता है साथियों कि इस बार ये अचानक से इतनी परेशानी कैसे आ गई? ये ऐसा नहीं है ये पहली बार आपके देश में आई हैं, ये आती रहती हैं, ये आ जाती हैं, कहीं हर साल आती हैं। लेकिन हर साल क्या होता है कि इनको पाकिस्तानी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है, क्योंकि हम पहले से ही इस स्प्रे को वहाँ पर छिड़क देते हैं, जिससे कि देश में नहीं आ पाती हैं, रुक जाती हैं, आने से रुक जाती हैं। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड-19 के कारण, इस कोरोना महामारी के कारण हम वहाँ पर वो स्प्रे नहीं कर पाए थे, जिसके कारण ये देश में घुस आई। और हम जिस शहर में बैठकर बात कर रहे हैं, बुलंदशहर में, यहाँ तक भी देश के अलग अलग हिस्सों में ये पहुँच चुकी हैं और न जाने कितने किसानों की पूरी फसलों का ये नुकसान कर चुकी है। ठीक है साथियों, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। साथियों, आज के करंट अफेयर्स के लिए 10 पॉइंट ही थे आपके लिए। कल हम फिर कुछ अगले पॉइंट्स के लिए आएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाऊंगा। जिन साथियों ने वीडियो देखी है और जो कल इस वीडियो को देखें, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर मुझे ढूंढकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप बताएंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हमारे देश की किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। इसके ऑप्शंस है साथियों, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 मध्य प्रदेश और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। मैं आशा कर रहा हूं कि मुझे कमेंट में आप में से बहुत सारे बच्चों के उत्तर मिलेंगे, आप सब लोगों के मुझे आंसर मिलेंगे और आप लोग मुझे उसके आंसर कमेंट में भेजेंगे। आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत आशा कर रहा हूँ कि मैं आगे भी आप सबके लिए इस तरह से अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मिलते हैं कल एक और अच्छी वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।